जय हिंद दोस्तों। काश आपको ये स्ट्रेटजी पहले पता चल जाती कि हमें मध्यकालीन भारत को ऐसे पढ़ना है, और केवल मध्यकालीन भारत को ही नहीं, इतिहास की कोई बुक्स हो या और कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ना कैसे, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि यदि आपको पहले शायद पता चल जाए तो आप शायद काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करते कि हाँ यार, मुझे हिस्ट्री इतना अच्छे से पढ़ने आ गया और मुझे समझ में भी आ रही है। और कई लोग कमेंट आते हैं कि मुझे जो आर.एस. शर्मा है या फिर जो बिपिन चंद्रा है, इसके अलावा सतीश चंद्रा है मध्यकालीन भारत की, मुझे समझ में नहीं आती, उसको पढ़ना कैसे है। तो मैंने इससे पहले ही वीडियो बनाया था बिपिन चंद्रा के ऊपर, लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं बना रहा हूँ सतीश चंद्रा के ऊपर कि हमें मध्यकालीन भारत को पढ़ना कैसे है। और अब सुनो, अब देखो, ये केवल मध्यकालीन भारत के लिए ही नहीं, हम और भी सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ना कैसे है वो मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेटजी ऐसी है, यदि मैंने इसको इस तरीके से मैंने जो पूरी बुक्स है इसको एक पेज में इस तरीके से समराइज कर दिया गया है कि हमें किस तरीके से इसको पढ़ना है। यदि आपने इस पूरे पेज को समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी से मध्यकालीन भारत को कवर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी समझने में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे केवल यूपीएससी, जो भी यूपीएससी तैयारी करता है या फिर जो स्टेट पीएससी तैयारी कर रहा है, उस सब के लिए, या जो भी हिस्ट्री पढ़ना चाहता है अपनी कंपटीशन के लिए, उसको काफ़ी यहाँ से बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। अब मैंने इसको किस तरीके से लिखा है और आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, और आप पाएंगे कि आप पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं मध्यकालीन भारत को पढ़ने में, और आपको पूरा समझ में भी आ रहा है। क्योंकि मध्यकालीन भारत एक बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे, एक तो लंबा टाइम पीरियड भी है, और बहुत सारे उसमें हम शासन काल पढ़ते हैं, बहुत सारे काल पढ़ते हैं, बहुत सारे जो वंश है, डायनेस्टी, उनके बारे में पढ़ते हैं। उनको पढ़ना कैसे है, एक ऐसा स्ट्रेटजी है कि जिससे आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे पढ़ना कैसे है, क्या है। चाहे वो मुगल काल हो, दिल्ली सल्तनत हो, या उससे पहले कोई भी, चाहे राष्ट्रकूट वंश हो, परमार वंश हो, पल्लव वंश हो, जितने भी वंश रहे हैं, बहमनी साम्राज्य हो, विजयनगर साम्राज्य हो, सारे आपको समझ में आ जाएंगे। एक मिनट आप थोड़ा रुको, आराम से देखो। अब देखो क्या है कि मध्यकालीन भारत में हम पढ़ते हैं क्या, मध्यकालीन भारत क्या है। हमारा जो मध्यकालीन भारत है या मध्यकाल है वो क्या है, 8वीं शताब्दी के मध्य से लेके लगभग 750 ईस्वी से लेके और 1757 तक या 1707 तक हम लोग मानते हैं, मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य तक या 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक, मतलब जब हमारी जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु हो गई थी, या फिर 1757 मतलब बैटल ऑफ प्लासी तक। तो हमें इस पीरियड का पूरा इतिहास पढ़ना है, मतलब लगभग 1000 सालों का इतिहास पढ़ना है, क्योंकि 1750 से लेकर 1757 तक, ठीक है, सॉरी 750 से लेकर 1757 तक 1000 वर्ष हो गए। अब इसको बांटना कैसे डिवाइड में, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐसे ही बता दिया गया है। 750 से लेके जो 1206 तक का समय है, जहां मतलब जो अपना क्या बोलते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। सो 750 से लेके दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई, ठीक है, 1206 में, इस काल को कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं अर्ली मिडाइवल या प्री मिडाइवल, जो भी हम लोग बोलते हैं। इसके बाद का जो समय है उसको बोलते हैं लेटर। हालांकि यहाँ पे प्री और पोस्ट ना बोल के इसको हम बोलेंगे अर्ली और लेटर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 1206 से लेकर 1757 तक का जो इतिहास है, जिसमें मुगल काल और दिल्ली सल्तनत है, वो किस में आएगा, जो हम लोग बोलते हैं ना कि लेटर मिडाइवल पीरियड या लेटर मिडाइवल इंडिया, इसमें इसके अंदर पढ़ेंगे। और साथ इसको जो पहले का इतिहास है 750 से लेके 1206 तक का, ये हम पढ़ेंगे किसमें, अर्ली मिडाइवल इंडिया में या हिस्ट्री में, जो भी हम उसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो हमने ये है, अब ये पूरा इसमें पूरे बुक्स में चैप्टर है, और हमने इतने चैप्टरों को इस तरीके से हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पेज में अच्छे से लिख के आपको बताया है। तो मैंने इस पूरे चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से इसमें समझा दिया गया है। अब देखो, एक चैप्टर को, एक पार्ट को किस तरीके से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, कैसे किया, आप लोग खुद समझो। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझते जाना। पहला चैप्टर जो है, हमने तो बता दिया कि हमने कहाँ से, किस टाइम से लेके किस टाइम तक का हम इतिहास पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ना है कि उसको पढ़ना कैसे, उसमें कौन कौन से काल आए, कौन कौन से क्या उसमें घटनाएं हुई, वो हमको पढ़ना है, और उनको पढ़ना कैसे, ठीक है। मैं इसमें चैप्टर दिए गए हैं, मैं इसमें चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर को कब और कैसे पढ़ना है, तभी आप अच्छे तरीके से लिंक बना पाओगे, वरना आपका इतिहास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लिंक बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है घटनाओं का। अब देखो, जो पहला चैप्टर है वो कहलाता है भारत और दुनिया, बाहरी दुनिया। तो इसको हमने रखा गया है पार्ट ए में। पार्ट ए चैप्टर के अंदर हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो भारत के बारे में, उसी समय
छठवीं सातवीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में दुनिया में क्या हो रहा था, जब अरब क्षेत्र में इस्लाम का उदय होगा उसके बाद क्या घटनाएं क्रम हुई, वो क्या क्या दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरोप में क्या था, अफ्रीका में क्या था, अरब संसार में क्या था, और पूर्व तथा दक्षिण एशिया में क्या था, अफ्रीका में क्या था। इन घटनाक्रम के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर फर्स्ट में, चैप्टर 1 में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय 2। अध्याय 2 में पढ़ेंगे उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल। अब चूंकि यहां से पहले मैं थोड़ा यहां पे आपको समझा देता हूं कैसे। हमने पार्ट बी में 4 चैप्टर को रखा है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 4। वो आपको इसी क्रम में रखना, आप लोग इसी तरीके से लिखते जाइए यदि आप कॉपी पेन लिए हुए तो बहुत, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अब मैं कैसे यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखो चैप्टर 2 कहता है उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल, ठीक है। तो इसमें नाम नहीं लिखे, लेकिन नाम क्या है यहाँ पे चैप्टर में मैंने यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये क्या है, 8वीं शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक, चैप्टर खुद कह रहा है 8वीं शताब्दी, क्योंकि 8वीं शताब्दी से ही हमारा इतिहास स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत। तो 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का क्या है यहाँ पे इतिहास बताया गया है। और इसमें 3 जो है बड़े साम्राज्य की, जिसमें राष्ट्रकूट हो गया, परमार हो गया और पाल वंश हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें शायद परमार नहीं, इसमें गुर्जर पिथार वंश की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पाल वंश, पिथार वंश और राष्ट्रकूट वंश, 3 वंश हम पढ़ेंगे 750 ईडी से, मतलब 8वीं शताब्दी के मध्य से लेके 1000 ईस्वी तक। मतलब वही हम जो मैंने बोला है 8वीं शताब्दी से लेके, जो चैप्टर में लिखा हुआ है 8वीं से लेके 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल रहा है। मतलब लगभग 200 साल 150 साल तक का इनका शासन रहा है 3 साम्राज्यों का। तो ये क्या होगा, हमारा 1800 से लेके आपका 1000 तक का इतिहास खत्म हो गया, 750 से लेके 1000 तक का। अब क्या होगा इसी के बाद, इसी में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो उत्तर भारत की बात कर रहे थे, साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। तो चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी से लेके 12वीं सदी तक, चैप्टर 3 हमने दूसरे नंबर पे चैप्टर 3 को रखा हुआ है, पहले पे चैप्टर 2 को, फिर चैप्टर 3 को, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे हम चोल साम्राज्य को। कहाँ पे, 9वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक का साउथ इंडिया है। मतलब 9वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक का क्या इतिहास रहा है साउथ इंडिया में चोल साम्राज्य का, तो हमें पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 8वीं सदी से लेके 12वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास खत्म हो गया है, जिसमें हमने 3 साम्राज्य पढ़े हुए हैं उत्तर भारत में, और 1 साम्राज्य पढ़ेंगे कहाँ पे, चोल साम्राज्य। कहाँ पढ़ेंगे हम, साउथ इंडिया में। लेकिन इसी के अंतर्गत हम और भी साउथ इंडिया में जो छोटे छोटे साम्राज्य रहे होंगे उनको भी हम यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे, इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा, चैप्टर 3 में। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने तो ये तो पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है भाई साहब, कि जो हमारा इतिहास रहा है 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का, वो हमारा खत्म हो गया है। इसमें 3 साम्राज्य पढ़ लिए उत्तर भारत में, और चोल साम्राज्य पढ़ लिए साउथ इंडिया में। अब चूंकि हमने जो उत्तर भारत में पढ़ा है 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच का, मतलब 800 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच का, या 750 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच का, तो चूंकि 1000 ईस्वी से लेकर जो 1200 तक का समय है उत्तर भारत में, वो क्या रहा, तो वो किस तरीके से, तो वो यहाँ पे आपको चैप्टर 5 में मिलेगा। इसलिए मैं चैप्टर 5 को सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दिया गया है। चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3, और चैप्टर 3 के बाद आपको पढ़ना चैप्टर 5, और चैप्टर 5 में आपको पता चल जाएगा संघर्ष का युग 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक क्या चल रहा था। क्योंकि 800 से लेके 1000 तक तो हमने पढ़ लिया 3 साम्राज्य, पिथार वंश हो गया, गुर्जर पिथार वंश, ठीक है वही। इसके अलावा पाल वंश हो गया और राष्ट्रकूट वंश हो गया। लेकिन उसके बाद क्या रहा, उसके बीच केंद्रीय सत्ता कहीं ना कहीं कमजोर रही हो। इसी बीच आपको पता है मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद जो गोई था उनके साथ उनका आक्रमण हुआ है। तो हम इस काल में इसको पढ़ लेंगे। तो चैप्टर 5 को भी मैंने रखा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा इतिहास खत्म हो गया 750 से लेके 1200 ईस्वी तक का, ठीक है, लगभग 1200 ईस्वी तक का। अब क्योंकि हमारे 3 चैप्टर खत्म हो गए, 2 चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5। अब चैप्टर 4 को पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसमें बताया गया है 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के बीच का जो पूरा हमारा आर्थिक सामाजिक जीवन है एवं शिक्षा और धार्मिक विश्वास है। मतलब उस समय के समाज के बारे में, धर्म के बारे में, उस समय की क्या अर्थव्यवस्था थी, शिक्षा प्रणाली कैसी थी, वो हम सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो पॉलिटिकल इतिहास है, इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक पूरा खत्म हुआ। किसमें, पार्ट 2 में। कहां से लेके 750 से लेके 1200 ईस्वी तक का। मतलब इसमें हमने पूरे जो भी वंश थे 700 से लेके 1200 तक वो सारे कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा जो भी आर्थिक
सामाजिक जीवन था वो हमने सारा कवर कर लिया, सामाजिक जो हमारा धार्मिक विश्वास था वो सारा कवर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने पार्ट बी में 800 से लेके मतलब 750 से लेके आपका 1200 ईस्वी तक का पूरा इतिहास हमने कवर कर लिया है। तो हमारा ये एक पार्ट खत्म हो गया एक प्रकार से। अब हम आते हैं किस पे, हमने चैप्टर कितने पढ़ लिए, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये खत्म कर लिया। अब क्या होता है, अब इसके बाद होती है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, आपको पता है 1206 में, क्योंकि जो मैंने बताया ना आपको यहाँ पे चैप्टर 5 में 1000 से लेके 1200 के बीच में यहाँ पे मोहम्मद गौरी मोहम्मद गजनबी लगातार आ रहे थे, आक्रमण हो रहा था, और मोहम्मद गौरी 1191 में 1192 में आया है 22वीं शताब्दी के एंड में। तो यहाँ पे क्या होता है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। इसलिए दिल्ली सल्तनत को हमने 3 चैप्टरों में डिवाइड यहाँ पे कर रखा है, दिल्ली सल्तनत 1, दिल्ली सल्तनत 2, और यहाँ पे मैंने खुद से ही दिल्ली सल्तनत को तीसरी भाग में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत 3, ये उसका नाम उन्होंने अलग रख दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे आपको पढ़ना है। देखो अब पार्ट सी में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, 7, 10, 8, 11। अब उसको समझो, चैप्टर 6 मैंने क्यों कहा है, चैप्टर 6 बोल रहा है दिल्ली सल्तनत 1, चैप्टर 7 बोल रहा है दिल्ली सल्तनत 2, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से, गुलाम वंश मतलब ममलूक वंश, इसके अलावा खिलजी वंश और तुगलक वंश। हमारे 3 वंश खत्म हो जाएंगे चैप्टर 6 में और 7 में। 1200 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक का इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा। अब चूंकि 1398 ईस्वी में आपको पता है तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, तो इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के जो शासक कमजोर हुए, वो कमजोर साबित हुए, या दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई। इसलिए इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 1400 से लेके जो हमारा 1525 से 1526 तक का इतिहास है, क्योंकि 1526 में हमारा क्या होगा, मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई थी, बाबर ने आक्रमण किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे चैप्टर 3 को लगातार पढ़ेंगे हम, चैप्टर 6 को, चैप्टर 7 को, चैप्टर 10 को, क्योंकि इसमें तीनों में हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। 1200 से लेके पूरा 25 से 26 तक का पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा, और जो 5 वंश थे वो हमारे खत्म हो जाएंगे, ममलूक वंश, गुलाम वंश मतलब, और उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश, सारा खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई चैप्टर 6, 7, 10 में। अब इसके बाद चैप्टर 8 क्या है, चैप्टर 8 कहता है दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक और सामाजिक जीवन, मतलब वही समझ में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमारा क्या उस समय का क्या आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था और शासन प्रणाली कैसी थी, वो हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। तो हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया यहाँ पे। चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 में क्या है, भारत में सांस्कृतिक विकास, वही कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यहाँ पे क्या लिखा है, भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक, मतलब कि 13वीं शताब्दी में क्या होता है, मुगल मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, मुगल वंश की स्थापना होती है, पहला वंश होता है दिल्ली सल्तनत का वो। तो उसी समय से लेकर मतलब 13वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 15वीं शताब्दी तक का जो भी 1500 ईस्वी तक का जो भी भारत में सांस्कृतिक विकास हुआ है वो हम पढ़ेंगे। इसका मतलब ये कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन सा सांस्कृतिक विकास हुआ है वो हम सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो गया, पार्ट सी में हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, पॉलिटिकल इतिहास खत्म हो गया, उसका सामाजिक आर्थिक जीवन खत्म हो गया, सांस्कृतिक विकास किस तरीके से हुआ, शासन व्यवस्था कैसी थी, वो मैंने सारा खत्म कर लिया। किसमें, चैप्टर 6 में, चैप्टर 7, चैप्टर 10 में, 8 में, 11 में। अब यहाँ से अब हम लोग गलती क्या करते हैं कि क्योंकि ये तो लाइन में लिखे हुए हैं चैप्टर, हमको सीधे ही पढ़ते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो मैंने क्या बताया, चैप्टर 6, 7, फिर उसके बाद 10, फिर 8, फिर 11। तो ऐसे आपको पढ़ना, तभी आपको लिंक बनेगी। जब चैप्टर 6 पढ़ोगे, 7 पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे, तो आपका पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। 1206 से लेके 1525 तक का जो भी शासक रहे हैं, जो भी मतलब जो भी आपके वंश रहे, डायनेस्टी रही है। इसके बाद जो चैप्टर 8 है वो 10 है, इस 11 है, चैप्टर 8 और 11 है, इसमें आप दिल्ली सल्तनत का सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था वो पढ़ लोगे, और सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ वो सारा आप लोग पढ़ लोगे। तो पार्ट सी में आपका क्या हुआ, पूरा आपका खत्म हो गया, क्या, दिल्ली सल्तनत पूरा इतिहास खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपके कितने चैप्टर खत्म हो गए, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सॉरी अभी जो आपका 9 है वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन 8 खत्म हो गया और 10 खत्म हो गया और 11 खत्म हो गया आपका। तो आपके टोटल 10 चैप्टर आपके लगभग खत्म हो गए हैं, और इस बुक्स में टोटल कितने हैं, 20 चैप्टर हैं। अब 10 चैप्टर और किसके हैं वो आपको पढ़ेंगे। बाकी 10 चैप्टर जो हैं उसमें ज़्यादा चैप्टर है मुगल एम्पायर के, क्योंकि अब क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत जो मैंने खत्म अभी किया है हम लोगों ने, कि हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई है, और 1526 में बाबर आया, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और मुगल एम्पायर की स्थापना हुई। तो इसके बाद का जो काल है वो मुगल काल कहा जाएगा, तो हम लोग मुगल काल
पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे रुको रुको रुको, अब हम लोग साउथ इंडिया को भूल गए ना। तो साउथ इंडिया में क्या होता है, चोल वंश, जब चोल वंश चल रहा था बड़े पैमाने पर, लेकिन चोल वंश की जब एक प्रकार से जब उसका खत्म होगा तो चोल वंश के आसपास उसी समय छोटे छोटे कौन राज्य होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे हम, जैसा कि मैंने बताया था, उसी ऊपर बताया था मैंने इसी चैप्टर में, चैप्टर 3 में। अब चूंकि क्या होगा, आपको पता है कि हम साउथ इंडिया में एक बड़े, आपने मध्यकाल में एक बड़े साम्राज्य का नाम सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, तो उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कहाँ पे, चैप्टर हमने इसको पार्ट डी में रखा है, और पार्ट डी में चैप्टर 9 को और चैप्टर 14 को, मतलब 14 चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का काल पढ़ेंगे। तो चैप्टर 9 क्या कहता है, विजयनगर और बहमनी का काल और पुर्तगालियों का आगमन। क्योंकि आपको पता 1498 में ही हमारा वास्को ड गामा आया था, मतलब 15वीं शताब्दी के एंड में, और मतलब 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली यहाँ भारत में आ गए थे। तो हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, बहमनी और बहमनियों का, मतलब विजयनगर और बहमनी का काल 1350 ईस्वी से लेकर 1565 तक का। मतलब यहाँ जो भी 1350 से लेके 1565 के जो भी काल रहा है साउथ इंडिया में, खासकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का, वो हम सारा पढ़ लेंगे। तो हमारा जो विजयनगर साम्राज्य वो भी खत्म हो जाएगा, और साउथ इंडिया में जो भी छोटे मोटे राज्य थे वो सारे हमारे खत्म हो जाएंगे। तो पूरी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 1565 तक का पूरा इतिहास खत्म हो गया साउथ इंडिया में, समझ रहे हो। इसी के बाद हमें चैप्टर, चूंकि अब इसके बाद साउथ इंडिया के बारे में कुछ है नहीं, यहाँ दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया गया है। इसके बाद सीधे हम चैप्टर 9 के बाद से चैप्टर आ जाना कहाँ पे, 14 पे। क्योंकि 14 क्या कह रहा है आपको, दक्कन और दक्षिण भारत में 1656 तक ईस्वी तक का पूरा इतिहास। अब क्यों 1656 क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया 1565 में, 1565 में विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया, बहमनी साम्राज्य खत्म हो गया। तो अब उसके बाद 1565 से लेके 1656 के बीच में क्या क्या दक्षिण भारत में कौन कौन से शासक रहे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 14 में। तो इस तरीके से आपको पार्ट डी में आपको चैप्टर 9 और चैप्टर 14 पढ़ना है। इस तरीके से आपको विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आपका खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा और भी साउथ इंडिया में जो भी छोटे मोटे शासक रहे, आपको पता है विजयनगर जैसे साम्राज्य स्थापना खत्म होता है तो आपको पता है एक मैसूर डायनेस्टी था स्थापना होती है, मतलब मैसूर में एक मैसूर अलग राज्य की स्थापना होती है, वाडियार डायनेस्टी। तो हम वो उसके अंतर्गत चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ होगा, ठीक है। तो वो हमारा चैप्टर खत्म होगा। इसके अलावा और भी साउथ इंडिया में जो भी छोटे छोटे मतलब डायनेस्टी होंगी वो आपको पता चल जाएंगी इसके। तो आपका पूरा क्या हो गया, मध्यकाल आपका पूरा स्टार्ट हो गया, साउथ इंडिया का पूरा इतिहास खत्म हो गया आपका मध्यकाल का, विजयनगर साम्राज्य। और उत्तर भारत में हमारा पूरा पढ़ लिया है। 8वीं शताब्दी से लेकर दिल्ली सल्तनत पूरी आपकी खत्म हो गई है 1526 तक का, और 1526 में मुगल एम्पायर आ गया। तो अब हमें केवल पढ़ना मुगल एम्पायर को, इसलिए हमने पार्ट डी के बाद पार्ट ई आता है, और पार्ट ई में हमने केवल इतने सारे चैप्टर पूरे लिखे गए हैं और क्रम से लिखे हुए कब किसको पढ़ना है, और इसमें आपका पूरा जो है मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा। इसमें चैप्टर पूरे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 12 चैप्टर, 12 से लेके मतलब चैप्टर 12 से स्टार्ट होता है और चैप्टर 19 तक 20 तक आपको पूरा मुगल एम्पायर ही पढ़ना है। तो अब हम पढ़ते हैं मुगल एम्पायर। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर 12 आपको पढ़ना है सबसे पहले, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष 2। क्योंकि चैप्टर का नाम है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे चूंकि हम उसको चैप्टर को हटाओ, मतलब उसमें नाम क्या लिखा है नाम उसमें तो ध्यान मत दो, सीधा लिखो उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, मुगलों की स्थापना। तो 1524 से लेके 1555 तक। अब 24 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 1556 में यहाँ पे 1526 में मुगल एम्पायर की स्थापना होती है। लेकिन क्या होता है कि 1540 में ही बीच में आपको पता है जो सूरी वंश था, ठीक है, शेरशाह सूरी, वो जीत जाता कहीं ना कहीं, और जो हुमायूं था उसको भागना पड़ता है। तो यहाँ पे बीच में कुछ समय के लिए मुगल एम्पायर रहता था, इसलिए इस चैप्टर को रखा गया है उत्तर भारत में साम्राज्य। क्योंकि यहाँ पे एक संघर्ष चल रहा है अभी, क्योंकि पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर आया, फिर बाबर 1530 में मृत्यु हो जाती है, हुमायूं शासक रहता है 40 तक, उसके बाद शेरशाह सूरी आ जाता है। तो यहाँ पे कोई मुगल एम्पायर आया तो था, लेकिन वो एक अच्छे तरीके से या पूरी तरीके से एक स्थापित नहीं हो सका, एक कमजोर मतलब प्रकार से रहा, और संघर्ष चलता रहा। एक शेरशाह सूरी वंश था जो सूरी डायनेस्टी, उसका उसके बीच में। तो इसलिए इस चैप्टर में हम पढ़ें केवल उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, मुगलों की स्थापना किस तरीके से हुई, मतलब इसमें पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो भी पढ़ेंगे, और मुगल की स्थापना, ठीक है। तो 1524 से लेकर 1555 या 56 तक का जो पूरा इतिहास है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। क्योंकि 1555 क्यों कहा गया है, क्योंकि
1556 में ही क्या होता, अकबर शासक बनता है। तो इसी के बाद चैप्टर 13 है मुगल साम्राज्य का मतलब दृढ़ीकरण। क्यों? क्योंकि अकबर का काल है, यहाँ पढ़ लिया हमने 1555 तक, और 1556 से लेके 1605 तक का जो पूरा इतिहास है इसको कहा जाता है अकबर का काल, क्योंकि इस बीच अकबर शासक रहा है और इस बीच मुगल एम्पायर का एक बड़े पैमाने पर फैलाव भी हुआ है और मजबूत मुगल एम्पायर हुआ है इसी बीच। तो चैप्टर 13 में हमारा मुगल एम्पायर का शुद्धिकरण किस तरीके से हुआ, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद इसके बाद चैप्टर आएगा 13 के बाद पढ़ेंगे चैप्टर 15, क्योंकि 14 हमने पढ़ लिया साउथ इंडिया, क्योंकि 14 वो है वो साउथ इंडिया के शासकों से रिलेटेड है। तो अब हम किस में आ गए भाई साहब, चैप्टर 15 में। चैप्टर 15 क्या कह रहा है, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत, मतलब 1600 से लेके 1650 तक, क्योंकि 1605 में अब क्या हो गया, अकबर की मृत्यु हो गई। तो अकबर के बाद के जो शासक रहे वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे 1600 से लेकर 1650 तक, मतलब कि जैसे कि जहांगीर, शाहजहां, वो हम इसके अंतर्गत यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर 15 में 1600 से लेके 1650 तक का, क्योंकि 1658 में फिर जो आपको पता है औरंगजेब शासक बनता है। तो इसी के बाद आपको पता है यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष एवं विघटन, चैप्टर 18। ठीक है, चैप्टर 18 में सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग, चूंकि मैंने यहाँ पे चैप्टर 16 लिख दिया है पहले और 17 भी लिख दिया है, लेकिन ये जो दिया गया मुगलों के सामाजिक, मतलब उस समय क्या सामाजिक आर्थिक जीवन था, क्या धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां थी, तो वो हम पढ़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे। पहले हम पूरा पॉलिटिकल पढ़ लेते हैं, कौन कौन से शासक रहे हैं, उसके बाद जो पूरा रहा है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तभी आपको अच्छा से रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपने पहले मुगल एम्पायर में आपने चैप्टर 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, इसके बाद आप सीधे आएंगे चैप्टर 15 पे, और उसके बाद आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद आएंगे आप चैप्टर 18 पे और चैप्टर 19 पे, क्योंकि इसमें जो है मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष एवं विघटन और मुगल एम्पायर का चरमोत्कर्ष एवं विघटन 2, क्योंकि 2 चैप्टर इसके अंतर्गत दिए गए हैं, और दोनों चैप्टर ये औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित, क्योंकि औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेके 1707 तक रहता है, और 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तर मुगल शासक रहे, बहादुर शाह या उसके बाद जो भी फर्रुख शेर, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सारे शासक एक प्रकार से कमजोर साबित हुए और मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा था जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। इसलिए चैप्टर के नाम लिखे गए हैं क्या, मुगल एम्पायर का चरमोत्कर्ष, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल एम्पायर बड़े पैमाने पर था, सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था उसके शासनकाल में जो औरंगजेब था। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर के संबंधित हैं, औरंगजेब के शासनकाल संबंधित हैं। मतलब हमारा जो पूरा इतिहास है 1526 से लेकर जब पानीपत का प्रतिबंध हुआ और 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, वो हमारा पूरा खत्म हो गया। कौन कौन से शासक रहे हैं मुगल एम्पायर के अंतर्गत, वो सारे खत्म हो गए हैं, चाहे वो अकबर हो, हुमायूं हो, बाबर हो, शाहजहां हो, जहांगीर हो, औरंगजेब हो, सारे हमारे खत्म हो गए और औरंगजेब की यहाँ पे मृत्यु हुई 1707 में। अब चूंकि मुगल एम्पायर में कौन कौन से सामाजिक, धार्मिक या जो जीवन था उस समय का, तो उसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 16 और चैप्टर 17। तो चैप्टर 16 जो अध्याय मतलब चैप्टर 16 और 17 है, इसमें हम मुगलों के अधीन आर्थिक और सामाजिक जीवन वो पढ़ेंगे, और चैप्टर 17 वो सांस्कृतिक और धार्मिक नीतियाँ वो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको इस तरीके से अपने पूरे सारे चैप्टरों को इस तरीके से आपको लिंक करके पढ़ना। आपको ऐसा नहीं करना कि आप पहला चैप्टर स्टार्ट किया और चलो पढ़ रहे हो, क्योंकि जो आप पहले चैप्टर में पढ़ोगे, दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, उसके जो आगे का भाग होगा, जो लिंक जहाँ से लिंक हो रहा होगा, वो आपको लगातार नेक्स्ट चैप्टर में ना होके 2-3 चैप्टर छोड़ के होगा। तो आपको खुद ही थोड़ा समझ के, और ये आपको डायरेक्ट एक बार में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था। जब मैं उसको पढ़ा 1 बार 2 बार, तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ। मुझे चैप्टर में यहाँ पे दिया गया है, इसी को मैं लिंक बना के पढ़ता हूँ ना, कि जो एक टॉपिक है मान लो, तो उस टॉपिक के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे में पढ़ूंगा। जैसे मुगल एम्पायर हो गया, तो मैंने मुगल एम्पायर के चैप्टर जितने भी थे मैंने उनको एक साथ लिखा, जो शासक रहे हैं उन शासक संबंधित, जैसे कि मैंने बताया चैप्टर 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो उसके बाद उसमें कौन कौन सामाजिक जीवन रहा, तो उसको मैं सबसे लास्ट में रखा, चैप्टर 16 को और 17 को, और उससे पहले 18, 19 को आपको एक साथ पढ़ लेना है। मतलब 12, 13, 15 और 18 और 19, तो ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। किसके बारे में, मुगल एम्पायर के शासक के बारे में। और चैप्टर 16 और 17 में मुगल एम्पायर के अंतर्गत कौन कौन सामाजिक आर्थिक जीवन रहा, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां रही, वो आपको खत्म हो जाएंगे चैप्टर 17 में। तो इस तरीके से पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत, और इसके अलावा जो भी आपके जो हमारा मध्यकालीन भारत रहा, उसका जो हम बोलते हैं ना अर्ली मिडाइवल पीरियड, ठीक है, वो सारा आपको खत्म हो जाएगा
तो इस तरीके से आपकी पूरी मध्यकालीन भारत है इस तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरीके से आपको किस चैप्टर को कहाँ पढ़ना है। आपको इन सारे चैप्टरों को 19 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर सॉरी, तो आपको किस तरीके से कितने भागों में डिवाइड करना है और किस भाग में कौन से टॉपिक हैं। एक अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाओ कि भाई मध्यकालीन भारत हमें मतलब कि जो हमें इसको 2 भागों में बांटना है, अर्ली और लेटर। अर्ली में आपको पता है कि जो भी शासक रहे हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 22वीं शताब्दी के बीच में साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वो सारे पढ़ने, चाहे वो चोल वंश हो, गुर्जर प्रतिहार वंश हो, राष्ट्रकूट वंश हो, पाल वंश हो, ये सारे हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत। उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत स्थापना होती है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत को और मुगल एम्पायर को एक भाग में रखो और उसके पहले का जो काल है उसको एक भाग में रखो। तो जो 23वीं शताब्दी की शुरुआत से लेके और 8वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो हमारा मुगल एम्पायर रहा, यह मतलब मजबूती से, वैसे तो मुगल एम्पायर लंबे समय तक रहा लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक ही हम लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ते क्योंकि तभी मुगल एम्पायर एक मजबूत था, ठीक है। तो हम इसको एक भाग पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, और उससे पहले का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे अर्ली, इसको अर्ली में, और इसको पढ़ेंगे मुगल एम्पायर को लेटर में। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारे मध्यकालीन भारत उसको 2 भाग में बांट सकती है और ये पूरे चैप्टर है इसको इस तरीके से आप लोग बांटे। वो काफ़ी आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि हमें किस तरीके से जो मिडाइवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत है, उसको उस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि आप डायरेक्ट जब चैप्टर पढ़ने की कोशिश करोगे लेंस से तो आपको समझ में नहीं आएगा, और ऐसे ही आपको हर चैप्टर में पढ़ना है। मैंने ऐसे ही बिपिन चंद्रा के लिए एक वीडियो बनाया था, स्पेक्ट्रम के लिए वीडियो बनाया था कि स्पेक्ट्रम को, बिपिन चंद्रा को कैसे आपको पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिंक बना के, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा हिस्ट्री के बारे में। और कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा हो जिस चैप्टर में है और उस टॉपिक का कोई दूसरा भाग यदि नेक्स्ट चैप्टर पर नहीं है तो आपको चैप्टर देखना कि किस चैप्टर में, तभी आपको पूरे टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने जैसे ही आपने वो आधा टॉपिक कवर किया और फिर आपने दूसरा चैप्टर खत्म कर दिया, उसमें कोई दूसरा टॉपिक दिया गया है, तो आप फिर वो जो आपने टॉपिक पढ़ा था पहले वाला, वो आपकी लिंक एक प्रकार से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको लिंक बना के चलना है, जब तक कि आपका पूरा एक टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक आपको उसको पढ़ता रहना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना हो, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं अच्छी बेहतरीन आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो आपको काफ़ी उसमें मदद मिली होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही किसी बुक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और भी वीडियो बनाएंगे। यूपीएससी के जो भी सब्जेक्ट हैं या कोई भी सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टडी क्या होनी चाहिए, यूपीएससी का सिलेबस है उसको कैसे समझे, वो मैं सारे आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और जिसमें कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आया, तो फिर से आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको मुगल एम्पायर हो, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल एम्पायर हो गया और इसके पहले के जो शासक हो गए, खासकर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग मध्यकालीन भारत को केवल दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर ही समझ लेते हैं, वही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, हमें उससे पहले के और भी शासक हैं वो ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा प्राचीन भारत है वो हमारा 8वीं शताब्दी के मध्य में खत्म हो जाता है। 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर हमारा पूरा मध्यकालीन भारत रहता है 8वीं शताब्दी तक, तो हमें उसको पूरा पढ़ना होता है। जबकि हम लोग केवल मुगल एम्पायर, हम लोग केवल दिल्ली सल्तनत से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत को, मतलब 23वीं शताब्दी से। और 8वीं शताब्दी से लेकर 23वीं शताब्दी तक का जो पूरा इतिहास है, मतलब लगभग 5 सालों का, वो हम लोग छोड़ देते हैं, एक प्रकार से पढ़ते ही नहीं है। चाहे उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और बजरंग साम्राज्य सारे खत्म हो जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता इतिहास के बारे में कैसे पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आपको पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें, साथ में और किसी को भी डाउट है दोस्तों को तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो को शेयर भी करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई अच्छा वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुँच जाए। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी जो है बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी किस तरीके से वीडियो जो मैं बनाऊंगा आप तक वो आसानी से पहुंचे। दोस्तों यदि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा कि हमें पढ़ना कैसे है, और मैं लगातार स्ट्रेटजी वीडियो आप तक लाते रहूँगा, हर सब्जेक्ट की और इसके अलावा और सिलेबस की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।